हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम मान लो मैंने आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके आज टॉप क्वेश्चन करेंगे जो आपके जेई या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो वैसे तो जेई के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने सीरीज शुरू की है जिसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा किसके, मान लो जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, जैसे जेई में आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन नीट्स में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ करते रहना। जो भी मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया आपको उसके मान लो हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो 10 क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मान लो क्वेश्चन लिखो और साथ साथ में खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखता जाता हूं, आप करते जाओ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं आपके, मान लो जेई में, मान लो प्रीवियस ईयर में 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके मान लो जेई के एग्जाम में आया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आया देखो ध्यान से, जेई में 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सर मेरे को क्या दिया, उसने क्या कहा, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसका मतलब इसको, इन क्वांटिटी को इनके साथ क्या करना है, मैचअप करना है। ये तो आप छोटे होते क्वेश्चन भी करते थे। ठीक है, तो उसके आंसर आपको क्या दिए है, ये दिए है। ठीक है, तो सर सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी से बात करते हैं कि भाई फर्स्ट क्वांटिटी क्या है। सर सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये तो मान लो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इधर तो इस बार इसमें यूनिट लिखे हैं, तो यूनिट भी आ सकते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूनिट आए हैं तो यूनिट और डिमेंशनल फॉर्मूला आप खुद कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको अच्छी तरह क्लियर कराया है कि भाई यूनिट से ही डिमेंशनल फॉर्मूला आप क्या है, बना सकते हो। ठीक है, तो आप अगर मान लो नहीं पता आपको तो मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखना, जिसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छी तरीके से क्या है, करवाए हैं। पीसीएम वॉरियर, ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है, पीसीएम वॉरियर वरुण महाजन। ठीक है, वहां पे जाके ये सभी का क्या देख लेना, वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सरफेस टेंशन मेरे को पता है कि भाई सरफेस टेंशन को एसके लिखते हैं। तो सर ये भी बताया था आपने, फोर्स अपॉन क्या होता है, लेंथ होता है। मान लो सर फोर्स के यूनिट तो हमें पता नहीं, फोर्स को वैसे तो न्यूटन
न्यूटन हमने पढ़ा है, पर न्यूटन तो यहाँ पे कहीं नहीं है। अगर न्यूटन नहीं है तो सबसे पहले मान लो इनको सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो सर मेरे को पता है कि भाई फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये सभी क्या होगी आपके फंडामेंटल। मास आ गया, लेंथ फंडामेंटल है, इसको भी आप फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन के यूनिट तो हमें पता ही होते हैं, तो यहाँ पे यूनिट लिखो। क्या हो गया सर, मास के किलोग्राम होते हैं, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, और लेंथ नीचे है तो लेंथ का क्या होता है सर, मीटर होता है। 1 हो गया तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मेरे को पता 1 मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि नीचे वाली फ्रैक्शन है उल्टा होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब सर यूनिट बने किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, इसके क्या बने, यूनिट बने। ठीक है, तो सिंपल मास के यूनिट लिखे, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होते हैं वो लिख लिए, लेंथ के यूनिट लिखे मीटर, नीचे फ्रैक्शन बना ली, फ्रैक्शन है उल्टना होता है तो उल्ट के 1/m हो गया, m से m कैंसिल गया, तो ये आपके क्या बन गए, यूनिट बन गए। तो सर मेरे को पता लग गया सरफेस टेंशन के यूनिट क्या बने, ये बने। तो ढूंढो, देखो ये आपका क्या ऑप्शन है, मान लो चौथा गया ऑप्शन है, तो पहला तो मैच कर गया। अब उसके बाद सर मेरे को पता है जब मैंने पहला क्वेश्चन निकाल लिया, मैं सारे नहीं निकालूंगा, मैं सीधा ऑप्शन पे जाऊंगा। तो मेरे को पता है कि भाई ऑप्शन पे देखो ए का क्या आंसर है, 4th है, तो इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद ये यहां से चेक करो कि भाई आगे देखो बी का आंसर सेम है दोनों का, तो बी के निकालने का कोई फायदा नहीं, सी का डिफरेंट है, डी का क्या है, डिफरेंट है। तो जो आसान है वो वाली क्वांटिटी चूज कर लो। मान लो बी नहीं निकालना क्योंकि बी का आंसर सेम है दोनों का, या तो सी निकालो या क्या निकालो, डी। तो यहाँ पर जो सिंपल होगा वो निकाल लेते हैं। आगे विस्कोसिटी है, सर विस्कोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट से होता है, ये छोड़ देते हैं। इंपल्स, इंपल्स की बात करते हैं, तो इंपल्स तो सर हमें पता ही है कि भाई इंपल्स भी आपने बताया था कि भाई क्या होती है, फोर्स इनटू क्या होती है आपका टाइम होता है। ठीक है, तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स अभी बताया आपने क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या हो गया सर, टाइम हो गया। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, मास का मान लो किलोग्राम हो गया यूनिट, इसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो टाइम सर आपका क्या होता है, सेकंड ही होता है, तो भाई सेकंड से सेकंड कटा, तो इसका मतलब इंपल्स के यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स इसके क्या है, यूनिट आए। तो देखो ध्यान से कि भाई इंपल्स के यूनिट ये है, मान लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो सर डी का 2 है, बस इन दोनों में चेक करना कि डी किसमें 2 है, तो डी इसमें सर 2 है, इसमें क्या है, 1 है ना, डी की वैल्यू 2 ही आई ना। इंपल्स का फॉर्मूला निकाला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड ही आपका आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डी का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मैंने डी का क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है सर, यही तो आंसर है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, B4 बॉय आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है, B4 क्या हो गया आपका, बॉय हो गया। ठीक है, तो ये आपका मान लो फॉर्मूला बना इंपल्स का, फोर्स इनटू क्या होता है, टाइम होता है। फोर्स का मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम। टाइम का सर क्या होता है आपका, मान लो यूनिट सेकंड होती है, 1 सेकंड से 1 सेकंड कटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, इसका क्या आ गया सर, आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी क्या थी, ऑप्शन डी, ये आपका क्या था, फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, मान लो ऑप्शन एलिमिनेट करके उसके बाद उसको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो डी निकाला, डी का आंसर बना सर 2, तो 2 नंबर हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या था, पहला क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं कि भाई आगे क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो आपका क्या है, जेई 2023 में आपका क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन।
ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। तो सर ये कब आया था, ये आपका था, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी आपका 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी सर आपने करवाए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो लिखो, देखो ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, मान लो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है, a स्क्वायर ये हो गया। तो आपने बताया था कि भाई हमें पता है कि जब भी कोई क्वांटिटी को, जैसे मान लो 5 जूल को 10 जूल में ऐड करो तो आंसर आपका क्या आता है, 15 जूल आता है। तो ध्यान से यहां से ये समझना होता है कि भाई जब भी कभी आप मान लो यूनिट्स को ऐड करते हो तो यूनिट हमेशा सेम क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई जूल को न्यूटन में ऐड कर दो या जूल को मान लो क्या है, मान लो वाट में क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से ये क्लियर आता है कि भाई अगर ये क्वांटिटी एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगी, ये भी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो सर मेरे को जहां से क्लियर हो रहा है, उसने दिया है कि भाई a क्या है, रेडियस। तो रेडियस का मतलब क्या होता है सर, डिस्टेंस। इसका मतलब ये एक डिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है ये डिस्टेंस होगा, तो ये भी डिस्टेंस ही होगा, ये भी क्या होगा सर, डिस्टेंस ही होगा। ये बात तो आपने समझाई अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो ये बात तो क्लियर हो गई। आगे पढ़ो, मॉडिफाई टू चेंज द ओरिजिन अदर देन द 0 0। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है, आप पढ़ोगे, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो पढ़ोगे। मान लो जब आप सर्कल वाला चैप्टर पढ़ोगे, कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे, उसमें स्टडी करोगे। ठीक है, कि भाई ये वाली मैथ की मान लो इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जब हमारा मान लो जो उसका सेंटर होता है सर्कल का वो ओरिजिन पे हो, तो वो कह रहा है कि भाई ओरिजिन से शिफ्ट कर दिया, देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन न्यू इक्वेशन। तो इसका मतलब उसने कहा कि भाई पहले तो ये वाली इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, मतलब सेंटर जब कहां पे होता है, मान लो सर्कल का, मान लो सेंटर मान लो ओरिजिन पे हो, तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसने कहा कि भाई इस सेंटर को मैंने आगे पीछे कर दिया, जैसे यहां पे कर दिया। अब मान लो कि भाई सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, ये बनी x माइनस ए टी स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस टी बटा बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। कहता है ये इक्वेशन बनी, तो इसको मतलब बताओ a और b के डायमेंशंस क्या होंगे। तो सर फंडा तो वही है, इसमें कोई चेंज थोड़ा होगा। तो मेरे को पता है सर, इधर अगर ये डिस्टेंस है, अभी आपने बताया रेडियस है, ये डिस्टेंस है, तो ये भी किसके यूनिट होंगे, डिस्टेंस के ही होंगे। ये भी किसके यूनिट होंगे, डिस्टेंस के ही क्या होंगे, यूनिट होंगे। तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई ये भी डिस्टेंस है x माइनस ए टी स्क्वायर, है ना। ये क्या है, मान लो ए स्क्वायर तो छोड़ ही दो, अंदर वाला है ना, ये डिस्टेंस है तो अंदर वाला डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस ही होगा। तो भी सिंपल सी बात है, ये क्या होगा सर, डिस्टेंस होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो फिर से मेरे को क्लियर हो रहा है सर, अगर ये मान लो डिस्टेंस है तो फिर मेरे को पता है कि भाई डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही माइनस किया जा सकता है। ये भी क्या होगा सर, डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। तो सर मेरे को ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई जब भी कभी कोई वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी क्वांटिटी के बराबर हो, तो वो दोनों क्वांटिटी भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का आंसर डिफरेंस क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो मेरे को पता चल गया सर AT एक्चुअल में क्या है, एक डिस्टेंस है। तो AT का डायमेंशनल फार्मूला है ना, AT मान लो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब मेरे को पता है कि भाई क्या, मान लो डायमेंशनल फार्मूला होता है L, तो A का ही तो निकालना, उसने बोला A का ना, A की डायमेंशन निकाल के बताओ कि भाई A क्या होगा, L अपॉन क्या होगा सर, T, है ना। T इधर आ जाएगा, तो T को डायमेंशनली कैसे लिखते हैं, बड़े T के साथ, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो LT माइनस 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहला। A का आपका क्या आ गया, ये वाला आंसर आया। ठीक है, तो सर A का तो चलो ये आंसर आ गया। T की वैल्यू तो नहीं दी कोई आपने, मतलब हाँ, तो देखो T की वैल्यू भी दी है। तो एक खास गल है कि भाई T टाइम नहीं है, उसने कहा कि भाई T को क्या कंसीडर करना है, T माइनस 1 कंसीडर करना है। तो सर मेरे को पता है, अगर माइनस 1 कंसीडर करना है तो T माइनस 1 हुआ, यहाँ पे T की वैल्यू माइनस 1 ही भरेगा ना, यहाँ से A इंटू क्या होएगा, L अपॉन T। तो T की वैल्यू आपको क्या दी है, माइनस 1 दी है क्वेश्चन में, तो फिर माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, तो A का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा सर, LT बनेगा। तो LT बनेगा, तो A का डायमेंशनल फार्मूला LT है किसी में, देखो ध्यान से, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर दूसरा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस यही चेक करोगे, इसी से आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। वैसे आप B भी निकाल सकते हो, मान लो इसमें भी मान लो LT नहीं है, इसमें भी LT नहीं है, इसमें भी LT
क्लियरिटी नहीं है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी के साथ आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये भी आपका जेईई मेन का क्वेश्चन था। तो दूसरी ऑप्शन मैं करेक्ट नहीं कर रहा, आप निकाल सकते हो। यहां से मेरे को पता है कि ये भी क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही होगा। अगर ये डिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा। तो वहां से आप इसके भी यूनिट निकाल सकते हो, तो बट निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, और तीसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप ही खुद करते रहना, ठीक है। तो साथ साथ में खुद करते रहना और मैं भी आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो सर ये कब आया था, ये आपका जेईई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लो जेईई 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पीछे समझाया, बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, उससे भी बढ़िया लेवल का क्या है क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है उसमें क्वेश्चन में। उसने कहा है कि भाई ईटा है ना, कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी आपको दी है इसके बराबर वेयर अल्फा बीटा, ये आपको क्वांटिटीज दी है कि भाई इनमें किस क्वांटिटी का क्या मतलब है, ये दी है। तो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब ये चारों में से सही चूज करना है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करते हो मान लो ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि भाई आपको इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो यहां से सर मेरे को करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट का मतलब मैंने सही ढूंढना है कि भाई इनमें से कौन सा क्या है सही है। तो सिंपल सी बात है, सही ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि भाई फॉर्मूला क्या है, ये आपको फॉर्मूला दिया है। अगर ये चेक करना है तो मेरे को पता है, देखो सर बीटा की बात कर रहे हैं, अल्फा इनवर्स एक्स, तो ईटा इनवर्स साइन थीटा अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा के मेरे को क्या निकालने पड़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के बराबर है। ऐसे ही मतलब बातें कर रहे हैं। तो फिर अल्फा और बीटा की बात करते हैं कि भाई अल्फा बीटा कहां से निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे को पता सर मेरा क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया है ना, बीटा एक्स हो गया। ठीक है, तो ये मान लो अपॉन कितना हो गया, के इंटू टी हो गया। ठीक है, तो मेरे को यहां से क्लियर है सर। मान लो आपने बताया था कि भाई कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं, तो कौन कौन से, मान लो यहाँ पे साइन थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, तो इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ये भी एक डायमेंशनलेस क्या है आपकी क्वांटिटी है। तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
क्वांटिटी। तो चलो सर मेरे को पता है कि ये डिमेंशनलेस है, तो यहां से बात क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या फिर यहां से चलो बात स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई log e बीटा x अपॉन kt जो है ये पूरी क्वांटिटी क्या है, डिमेंशनलेस है। तो सर मेरे को पता है कि अगर ये क्वांटिटी डिमेंशनलेस है तो यहां से हम बीटा निकाल सकते हैं, मान लो बीटा की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से कैसे निकालेंगे। अभी उसके बाद एक बात और समझो, मेरे को पता है कि भाई जो अंदर log के अंदर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्योर क्या होता है, नंबर होता है, जो हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्या होता है, आपका नंबर होता है। क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से रिपीट करना। log के अंदर ये पूरी क्वांटिटी डिमेंशनलेस है, एक्चुअल में इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये भी क्या है, डिमेंशनलेस है। क्यों डिमेंशनलेस होता है, तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि भाई log जो होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। पॉजिटिव नंबर, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर के लिए log क्या होता है, डिफाइन होता है। log के अंदर कोई भी यूनिट मान लो फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं रखते, हम हमेशा इसके अंदर क्या रखते हैं सर, वैल्यूज रखते हैं। तो सर वैल्यूज मतलब 1 2 3 4 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी तो सर डिमेंशनलेस ही होते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो बीटा x अपॉन kt है वो भी एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो बीटा x kt एक डिमेंशनलेस क्या है आपकी क्वांटिटी। तो यहां से मेरे को सर ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये डिमेंशनलेस है, तो डिमेंशनलेस मेरे को पता है कि जो डिमेंशनलेस होती है तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसका कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं होने का मतलब क्या होता है सर, उसे हम लिख सकते हैं m0 l0 t0। तो मैंने बताया था कि भाई बार बार कौन m0 l0 t0 लिखता रहे। m0 का मतलब क्या होता है, किसी क्वांटिटी का मतलब पावर 0, उसका मतलब उसका आंसर 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1। तो एक्चुअल में इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा यहां से कि भाई इसका मान लो जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि ये डिमेंशनलेस है। डिमेंशनलेस मतलब ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब बीटा x अपॉन kt। तो यहां से सर बीटा का डायमेंशंस निकल जाएंगे। बीटा किसके बराबर हो गया, ये इधर आया kt ऊपर, x नीचे आ गया, kt अपॉन क्या हो गया x। तो सर बीटा k क्या है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता था, ये भी आपने करवाया है वैसे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था एनर्जी अपॉन टेंपरेचर, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे t लिख दिया, यहाँ पे x। तो देखो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब E अपॉन क्या बचा, x बचा। तो सर E का मतलब क्या होता था, एनर्जी। x का मतलब क्या है सर, उसने दिया है x लेंथ है। तो फिर सिंपल सी बात है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2, x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता था, L1 होता था। तो यहां से निकालेंगे तो क्या डायमेंशनल फार्मूला बना सर बीटा का डायमेंशनल फार्मूला बना m, l की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी तो L1 हो गया, t माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो सर ये बीटा का क्या निकल गया, डायमेंशनल फार्मूला। यहां से बीटा का डायमेंशनल फार्मूला तो क्लियर हो गया। तो चलो इसको साइड में लिख लेते हैं कि भाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। बाकी तो आपको समझ आएगी होगी कि क्या मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलो एक साइड पे लिखते हैं कि भाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, ml1 t माइनस क्या बना आपका 2 बना। ये आपका बीटा का डायमेंशनल फार्मूला बन गया, ठीक है। तो सर बीटा का डायमेंशनल फार्मूला तो मेरे को पता लग गया, वो तो मैंने निकाल लिया। उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई इस क्वेश्चन में आपको अल्फा का भी डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, क्यों चाहिए, वो आपको बात क्लियर हो ही रही होगी, ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया है, मान लो ये आपको क्वांटिटीज ऑप्शन में एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो सर मेरे को पता है अब अल्फा निकालना है, तो बीटा मेरे को पता चल गया, ये डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस होगी, इसकी वैल्यू 1। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी आपने बताया कि सर जो डायमेंशनलेस होती है उनकी वैल्यू 1 होती है। तो फिर यहां से ये क्लियर हुआ कि भाई जो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ईटा जो है वो किसके बराबर आ गया सर, अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ गया, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 डायमेंशनलेस है, ये पूरी भी डायमेंशनलेस है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। तो फिर ईटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ईटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सर ईटा जो एफिशिएंसी होती है, इसका मतलब होता है आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट। अगर आउटपुट आप पावर लो तो इनपुट क्या होगी आपकी, पावर होगी। अगर आउटपुट करंट लो तो इनपुट भी क्या होगा, करंट होगा। मतलब सेम क्वांटिटी की आउटपुट अपॉन क्या होता है, सेम क्वांटिटी की इनपुट, उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर दोनों पार है तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ईटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो अगर ईटा का कोई यूनिट नहीं होगा, ईटा भी एक डायमेंशनलेस क्या होगी सर, आपकी क्वांटिटी होगी। तो सर ईटा भी ये क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
डायमेंशनलेस को हम 1 लिख सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा। तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, ऐसे लिख लेते हैं कि सर अल्फा इधर रिया, बीटा उधर जाके डिवाइड बीटा हो गया, तो इसका मतलब अल्फा जो होगा वो बीटा -1 होगा। तो सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बीटा का डायमेंशनल फार्मूला मेरे को पता है, मैं वहां पे भर दूंगा। तो फिर अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, mLt-2 की पावर है ना, 1 1 है, तो इसकी पावर कितनी होगी -1, तो -1 सर मल्टीप्लाई कराना है, इसका मतलब m की पावर -1, l की पावर -1, t की पावर क्या हो गई 2, तो ये आपका अल्फा का भी डायमेंशनल फार्मूला बन गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना, तो ये भी बात सर मेरे को क्लियर हो गई कि अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना। अब आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं ना, तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये हो गया, तो सर ईटा भी डायमेंशनलेस है, तो ईटा की जगह पे 1 लिख दिया, तो यहां से ये रिलेशन बना अल्फा बीटा उधर जाके डिवाइड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, तो बीटा इनवर्स हो गया सर, उसकी पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके -1, तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता था वो बड़ा -1 मल्टीप्लाई कराया, ये आपका अल्फा का क्या आ गया डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो सर इसको लिख लेते हैं, ये अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला है। अब उसके बाद ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा बीटा चाहिए था, उसके बाद तो ऑप्शन चेक करनी है कि भाई ऑप्शन क्या है। तो देखो ध्यान से, उसने क्या कहा, सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ बीटा इज सेम दैट ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब मान लो बीटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो फोर्स जैसा है, तो देखो ध्यान से फोर्स जैसा ही तो है, बीटा का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का भी तो यही होता था, mLt- क्या होता था 2 होता था। तो सर ये बात तो क्लियर है, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद चेक करो डायमेंशंस ऑफ अल्फा इनवर्स x, तो सर अभी आपने रिलेशन बनाया था कि जो मान लो अल्फा होता है वो 1 अपॉन है ना, अल्फा 1 अपॉन बीटा होता है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई बीटा जो होगा वो 1 अपॉन अल्फा होगा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स होगा। तो इसका मतलब अल्फा इनवर्स का मतलब क्या है सर, हेलो बीटा के बराबर है, ये रिलेशन तो मैंने अभी बनाया था, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, बीटा को इधर लाओ अल्फा को नीचे लाओ, ये हो गया, तो अल्फा ऊपर जाके -1 हो गया, इसका मतलब अल्फा इनवर्स का मतलब क्या है, वो बीटा के ही बराबर है। तो सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि भाई डायमेंशंस ऑफ इसके, तो इसका मतलब बीटा के डायमेंशंस है ना, अल्फा इनवर्स किसके बराबर बीटा, तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m1 l1t-2 इनटू क्या हो गया x मतलब l, तो इसका मतलब ml² t- क्या हो गया 2 है ना, बेस सेम पावरें क्या हो गई ऐड हो गई, तो ये डायमेंशनल फार्मूला बना। वो कहता है कि भाई डायमेंशंस ऑफ दिस इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, तो ये भी बात सही है। देखो ये एनर्जी का ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, ml² t- क्या होता है 2 होता है। सो दूसरी ऑप्शन भी सही हो गई। उसके बाद तीसरी चेक करते हैं कि भाई तीसरी ऑप्शन क्या है, तीसरी ऑप्शन को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो तीसरी ऑप्शन क्या है, यही है आपकी तीसरी ऑप्शन है ना, डायमेंशंस ऑफ ईटा इनवर्स। तो सर मेरे को पता है ईटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ईटा की वैल्यू तो 1 होगी, तो ईटा इनवर्स करोगे, ईटा इनवर्स मतलब इसको 1 अपॉन कर दोगे ना, 1 अपॉन ईटा कर दोगे, तो आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन 1, तो फिर ईटा इनवर्स भी तो 1 ही होगा, तो ईटा इनवर्स भी 1 हो गया है ना, ईटा की वैल्यू ये है, तो मेरे को पता है यहाँ पर ईटा इनवर्स की बात कर रहा है, तो ईटा इनवर्स मतलब 1 अपॉन ईटा ही तो होता है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, अगर इसको उल्टा करो तो इसको भी उल्टा करना होता है, तो 1 को उल्टा करोगे तो सर 1 अपॉन 1 ही होगा, ईटा इनवर्स की वैल्यू भी क्या आई 1 आई, तो अगर ईटा इनवर्स की वैल्यू 1 है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई डायमेंशनलेस, तो साइन थीटा तो आगे डायमेंशनलेस होता है, ये मेरे को पता है, ये एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बना डायमेंशनलेस बना, इस क्वांटिटी का आंसर क्या बना डायमेंशनलेस, इज सेम दैट ऑफ क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब सर ये डायमेंशनलेस है और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखो ये अल्फा है, ये क्या है आपका बीटा, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट कराओ अल्फा इंटू बीटा, तो सर अल्फा का हो गया -1 l-1 t-2, बीटा का क्या हो गया m1 l1 t-2, तो देखो बेस सेम पावर ऐड, m क्या हो गया 0, बेस सेम पावर ऐड, l भी 0, t भी क्या हो गया 0, तो सर इसे ही तो हम क्या कहते हैं 1 कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी बात सही है कि भाई जो अल्फा बीटा का डायमेंशनल फार्मूला होगा सेम टू सेम ईटा इनवर्स साइन थीटा का भी वही डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई आपको मान लो चूज द इनकरेक्ट, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है, चूज द इनकरेक्ट क्या होगी ऑप्शन होगी, आपने मैंने गलती लिख दिया, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन तो आपकी क्या होगी करेक्ट होगी, देख लेता हूँ इनकरेक्ट है ना, हाँ इनकरेक्ट था और मैंने गलती से लिख दिया कि भाई करेक्ट, तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई इनकरेक्ट का मतलब गलत ढूंढनी थी, तो ये भी सही होगी, ये भी सही होगी, ये भी सही होगी, तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई लास्ट वाली क्या होगी गलत होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था जिसमें टाइम भी लगता है और आपको क्या करना
करना पड़ेगा, चीजों को अच्छी तरह से समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन भी मेरे को क्लियर हो गया। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा भी कंप्लीट हो गया, अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं अगली टाइप का। ठीक है, तो सर ये टाइप के क्वेश्चन तो मेरे को समझ आ गए, ये आपने अपनी वीडियोस में भी बहुत करवाए थे, तो चलो आज आपने इसमें भी करवा दिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो चलो आगे की बात करते हैं कि भाई आगे क्या बने ना, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जेईई के पेपर में आया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की भी कोशिश करिया करो, ठीक है, जिससे आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो, फिर बाद में मेरा सोल्यूशन देखा करो कि भाई मैं कैसे कर रहा हूं, अगर आपसे नहीं निकले। ठीक है, वैसे तो आपको कोशिश खुद करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चलो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो शायद आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो सर आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने पैरेलैक्स मेथड समझाया था, या मून है ना, मून का डायमीटर कैलकुलेट करने वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वे उसके बिहाफ के क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जरूर देखना, वहां से आपको ये बातें क्या होंगी, क्लियर होगी। ठीक है, उसमें भी मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई का ही है, ये जेईई कब आया था, जेईई 2022 में। ठीक है, तो जेईई 2022 में ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, तो इस कॉन्सेप्ट का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है सर, हेलो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। एल मतलब लेंथ ऑफ क्या होता था, आर्क की लेंथ होता है, आर का मतलब क्या होता है सर, रेडियस, थीटा का मतलब एंगल होता है, बट ये एंगल किस में होता है, रेडियन में क्या होता है सर, एंगल होता है। ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस। मान लो यहाँ पे सन बना देते हैं, डायग्राम बना के करते हैं, सन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सर, अर्थ हो गया, और अर्थ से सन का डिस्टेंस दिया है आपको इतना, एंड इट्स एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब होता है सर एंगल, है ना। ये आपने बताया था कि मेरे को, जब आपने वो वाला टॉपिक समझाया था कि एंगुलर डायमीटर किसे कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, थीटा। मान लो वो क्या कह रहा है कि भाई एंगुलर डायमीटर इज 200 सेकंड। जो ये वाला एंगल दिया है वो कितना दिया है, सॉरी 200 नहीं 2000 क्या दिया है, सेकंड दिया है, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ मतलब सन को जब हम देखते हैं, मान लो सन को अर्थ से देखते हैं, तो उसका जो एंगुलर डायमीटर मतलब जो इसका डायमीटर है, डायमीटर के साथ जो एंगल बन रहा है ना, डायमीटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना दिया आपको, 2000 क्या दिया है, सेकंड दिया है, कहां पर, अर्थ के ऊपर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन द डायमीटर ऑफ सन विल बी। तो सर इसकी बात कर रहा है कि भाई ये किसके क्या होगा, बराबर होगा। तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया है ना, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 1.5 × 10⁻11 मीटर आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो सर आपने वहां बताया था कि भाई ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है, इसे क्या कहते हैं, थीटा। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई रेडियस, इस रेडियस से ही हम क्या करते हैं, मान लो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या है, थीटा आपको पता है एंगल, बट एल मान लो लेंथ ऑफ आर्क, आर का मतलब रेडियस, तो ये आपका क्या होता है सर, रेडियस। तो ये लेंथ ऑफ आर्क तो ये होती थी सर, तो आपने बताया था कि भाई लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होती है, जो आपका क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस। उसमें आपने अच्छी तरह चीजें को समझाया है। ठीक है, तो अगर नहीं पता वो वीडियो देखना। तो एक्चुअल में आपको ये जो दिया है, ये रेडियस दिया है, तो दूसरा आपको एंगल दिया है, और आपको क्या पूछ रहा है, एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर की वैल्यू, तो इसका मतलब थीटा इंटू क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। ठीक है, तो थीटा क्या होता था सर, एंगल इन रेडियन। तो एंगल तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड में दिया है, तो मेरे को पता है सर, आपने वहां पे रिलेशन भी बताया था कि भाई 1 डिग्री जो होती है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 डिग्री जो होती है वो कितने सेकंड है ना, सेकंड में एंगल है, वो 3600 सेकंड के क्या होती है, बराबर होती है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई 1 सेकंड जो होगा वो 1/3600 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा ना। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड,
1 सेकंड 1/3600 क्या होता है, डिग्री होता है। तो सर ये डिग्री है, बट मेरे को एंगल तो चाहिए रेडियन में, तो मेरे को रिलेशन ये भी तो बताया था कि भाई पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मान लो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से डिग्री को इधर ही रहने देते हैं, इधर जा मतलब मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, पाई अपॉन 180 क्या हो गया सर, रेडियन। तो पाई अपॉन 180 रेडियन किसके बराबर हुआ सर आपका, मान लो 1 डिग्री के क्या हो गया, बराबर हो गया ना। 180 इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो डिग्री अकेला रह गया। तो डिग्री जब अकेला रह जाए उसके आगे कौन सी वैल्यू होती है, 1 होती है। ठीक, सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया कि भाई 1 डिग्री जो होता है वो इतने रेडियन के बराबर होता है, और 1 सेकंड जो होता है वो इतने मान लो 1/3600 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 सेकंड इतने डिग्री के बराबर हो तो आपको कितना एंगल दिया है, 2000 सेकंड। यूनिटरी मेथड, मान लो 1 सेकंड अगर इसके बराबर तो 2000 सेकंड। तो सर यूनिटरी मेथड भी तो आपने समझाया, 1 से जब भी ये वैल्यू बड़ी हो तो इधर मान लो जो वैल्यू बड़ी होती है उसको राइट साइड में क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो इसका मतलब सर ये क्या बनेगा, 2000/3600 क्या बनेगा आपका, डिग्री बनेगा। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। मान लो यहां से मैंने रिलेशन बनाया कि 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर होता है, तो 1 सेकंड ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 1 सेकंड की वैल्यू निकल गई। तो सर ये तो 1 सेकंड एंगल निकला, हमने कौन सा निकालना है, हमने तो 2000 सेकंड निकालना है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई 1 सेकंड अगर इसके बराबर तो 2000। तो मैंने बताया, मतलब आपको शायद पता होगा, यूनिटरी मेथड जब भी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो, तो जब भी ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो तो ये वाली वैल्यू राइट साइड में मल्टीप्लाई करवानी होती है। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो तो ये वाली वैल्यू इधर क्या करवानी होती है, डिवाइड करवानी होती है। तो सर ये तो मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी तो इधर जाके मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता चल गया कि भाई 2000 जो सेकंड है वो किसके बराबर है, मान लो 2000 बटा कितना है, 3600 क्या है आपका, डिग्री। तो सर डिग्री का भी तो रिलेशन चाहिए, आपने अभी बताया कि भाई एंगल किसमें होता है, रेडियन में। तो यहाँ पे रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन बनाया, डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, इस डिग्री की जगह पे हम ये तो लिख ही सकते हैं पाई/180 रेडियन। तो मैंने क्या किया, इस डिग्री को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब सर 2000 बटा क्या हो गया, 3600 गुणा क्या हो गया, पाई/180 आपका क्या हो गया, रेडियन हो गया। ठीक है, तो एंगल कन्वर्ट हो गया सर किसमें, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो चाहिए था कि भाई एंगल किसमें चाहिए होता है, रेडियन में चाहिए होता है। ठीक है, तो सर ये क्लियर हो गया। अब बस आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया, आपको एंगल चाहिए था इसमें, आपको रेडियस तो दिया ही है आपकी 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कन्वर्जन आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे ये कन्वर्जन मैंने की है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। मान लो आप वैल्यू करते हैं, तो सर इस फॉर्मूले पे बनना है, लेंथ इज इक्वल टू थीटा। थीटा रेडियन में आ चुका है ना, 2000 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, इतने रेडियन। तो इसका मतलब 2000 बटा कितना हो गया, 3600 इंटू कितना हो गया सर, 3.14/180 है ना, उसकी वैल्यू कर दी पाई की। उसके बाद सर आर कितना है आपका, 1.5 × 10⁻⁴ कितना है, 11 क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बस सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो सर पॉइंट हटा ही देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। अगर 2 जीरो नीचे है तो काट लेते हैं कि भाई कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो तो कट गई। तो सर 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 2 जीरो को हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 10⁻⁴ क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो सर क्या क्या बचा, L = 314 बच गया, बटा 36 हो गया, इंटू क्या हो गया सर 18। तो ये 2 जो है वो क्या हो गया ना, 314 के साथ 1.5 भी है, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो पावर माइनस होती है जब डिवाइड में हो, तो -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10⁻⁴ कितना हो गया, 9। तो इसको सॉल्व कर लो सर। मान लो अब देखो कि भाई कोई किसी के साथ कटता है, 18 के टेबल में या 36 के टेबल में ये आता है, हाँ 36 के टेबल में ये आता है। देखो 36 मान लो लगभग 36 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितने पे आएगा, 36 9 से 54 हो गया, 5 आंसर हो गया, 27 5 32 सर 324 आता है। तो चलो लगभग अप्रोक्सीमेशन करते हैं, हमें कौन सा एग्जैक्ट आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेशन ही तो करनी है। तो चलो देखते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ पे लगभग है ना, मान लो 314 है, चलो मैं मान लेता हूँ लगभग 9 पर आया होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 पर आया होगा। तो चलो मान लेते हैं सर 9 पे आया होगा, ये कट गया। तो 9 को जब इसके साथ काटेंगे तो 1 मतलब क्या हो गया 18, इसका मतलब 1.5 डिवाइड बाय कितना रह गया, 2 रह गया। तो सर इस इधर कितना आ गया, 10.10⁻⁹ आ गया। तो सर L = अब ध्यान से देखना कि भाई यही बना ना 18000, ठीक है। 2 बचा था, 2 भी तो बचा था, 2 किधर चला गया, इसके साथ 2 भी था सर,
मान लो 2 आपने छोड़ दिया है और 2 के साथ 2 भी कट गया, तो इसका मतलब सर 1.5 भी बचा। तो इसका मतलब सर 1.5 इंटू 10⁹ आपने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन भी की है, मतलब इस आंसर का चेंज हो सकता है, तो पावर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा आंसर ढूंढो कि जहां पर 1.5 इंटू 10⁹ हो, तो सर इसके क्लोज आंसर कौन सा है, ये वाला, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो सर ये आपका क्या था, आंसर था, मान सी ऑप्शन आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कन्वर्जन आपको समझ आई होगी। उसके बाद सर सिंपल वैल्यू भरी जो है, उसके बाद ये 3 जीरो इसके साथ काटे, तो इसका मतलब सर ये इसको मैंने ना 36 था, 36 को मैंने क्या लिख लिया, 36 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके इसके साथ माइनस हुए तो 9 हो गया। तो सर यहाँ पे बचा 2 इंटू 314 इंटू 1.5, नीचे बचा सर 36 इंटू क्या बचा, 18 बचा। तो सर 36 से हमने अप्रोक्सीमेट काटा, कहाँ पे 9 पे कटा, अप्रोक्सीमेट 9 पे कटा, और 2 मान लो 18, 9 को 18 से काटा 2 पर, 2 को 2 से काटा, तो ये तो कट गया लगभग, तो 1.5 बना। तो सर मेरे को पता है यहाँ पे 9 नहीं था, यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग आंसर आना था, तो ये 1.5 से थोड़ा छोटा ही आना था, बट मैंने पता है कि भाई इसमें चेंज किया वैल्यूज में, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, तो पावर तो सेम ही आएगी। तो सर पावर मान लो ये, और इसके पास कौन सा आंसर है, 1.5 के पास 1.45 क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, मान लो चौथा क्वेश्चन, ये भी आपका जेईई मेन 2022 में क्या है, क्वेश्चन आया। ठीक है, तो चलो अगला करते हैं, पांचवा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिखना और साथ साथ करते रहना इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। ठीक है, वो अगली टाइप का होगा, कोई और टाइप का, तो वो करके देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू लैम्डा ए, g की पावर b, रो की पावर c, वे लैम्डा आपको पता ही होगा शायद, वेवलेंथ होती है, तो मैंने तो वैसे समझाया भी आपको। मान लो g जो होता है वो एक्सेलेरेशन होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद आपका क्या है, रो का मतलब क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो आपका पहला आंसर है 1/2, 1/2 0 हो गया। दूसरा आंसर है 1/2 0, 1/2 हो गया। तीसरा आंसर है 1 - 1 0 हो गया। चौथा आंसर है आपका 1 1 0। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, इसे आपने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो सर ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, तो चलो करके देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, कैसे एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस इन ए वाटर इज गिवन बाय, सर v इज इक्वल टू आपको दिया लैम्डा ए, g की पावर b और रो की पावर क्या दी है, c दी है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि भाई a b c की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई कैसे। तो सर ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्या होता है सर, वेलोसिटी दी है ना, स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा सर, lt माइनस क्या होगा, 1 होगा। लैम्डा सर क्या होता है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको पता ही है कि भाई डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रेस्ट और टू क्या होता है, ट्रफ। एक वेव में कि क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है या डिस्टेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, डिस्टेंस का पावर कितनी आ गई, फिर a आ गई, है ना, डिस्टेंस की पावर a आ गई, मतलब l की पावर क्या आ गई सर, a आ गई। g क्या है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला भी हमें पता है सर, ये होता है। रो क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मास सर m होता है, वॉल्यूम मतलब l की क्या होता है, q, तो l माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। तो सर मेरे को पता लग गया इसका डायमेंशनल फार्मूला -3, पावर क्या आ गई, c आ गई। तो सर चेक करो, देखो क्या बनता है, यहाँ पे l की पावर क्या हो गई, a हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है पावर को ना, इसको इसके साथ, यहाँ पे l की पावर क्या हो गई, b, t की पावर -b हो गई, यहाँ पे m की पावर क्या हो गई सर, c, l की पावर क्या हो गई, -3c हो गई। ठीक है, तो सर पावरें ऐड करो जल्दी जल्दी, t -1 हो गया। ठीक है, इधर m भी लिख लो, m की पावर 0, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 0 होती है। बेस सेम पावरें ऐड करो सर, l की पावर क्या होगी सर, a + b -3c हो गया,
m को आगे लिखते हैं सर हम जनरली, तो m आगे लिख लेते हैं ना, m अकेला ही है, देखो इसमें m को आगे लिख लिया, l की बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड होंगी, तो l के पावर ऐड हो गई सर, t भी है, t की पावर क्या हो गई माइनस b। ठीक है, तो सर मुझे पता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है होमोजेनिटी होता है कि भाई दोनों साइड पे अगर उनके फंडामेंटल क्वांटिटी सेम है, मास लेंथ टाइम सेम है, तो उनकी पावर भी क्या होती है सेम होती है। तो जहां से सर तीन इक्वेशन बन जाएगी, बना लेते हैं। जीरो m जीरो, इसका मतलब c की वैल्यू तो पहले जीरो हो गई, तो आंसर पे जाओ, c की वैल्यू तीन ऑप्शन में क्या दी है जीरो दी है। उसके बाद सर ये एक ही है, देखो माइनस b आपका क्या है ना, t की पावर माइनस b बना, तो इधर आपका क्या बन रहा है t की पावर माइनस वन बन रहा है ना, मान लो वेलोसिटी है तो t की पावर क्या बन रहा है सर माइनस क्या बन रहा है वन बन रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया सर आपका, मान लो वन हो गया, b इज इक्वल टू वन हो गया। ध्यान से देखो यही फॉर्मूला बना ना, मान लो ml सर ठीक है, मान लो b की पावर वन हो गया, तो उसके बाद सर a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू ये क्या बना सर आपका मान लो वन, तो ये वन बना, तो इसकी वैल्यू क्या है सर वन हो गई, तो ये आपका क्या बन रहा है आंसर बन रहा है। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन तो ठीक ही है, तो सर ये तो टू होता है, आपने गलत कर दिया, ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी सर एक्सेलेरेशन होती है, आपने तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, तो एल टी माइनस टू होना था, तो यहाँ पे माइनस टू बी आना था। अगर माइनस टू बी आना है तो यहाँ पे सर माइनस क्या आना है टू बी आना है, तो सर माइनस टू बी आ गया, तो माइनस टू बी है, तो भी सिंपल सी बात है माइनस टू बी, माइनस से माइनस कटा, तो बी की वैल्यू सर क्या होगी वन बाई क्या होगी टू होगी। ठीक है, तो गलती ना करया करो सर, आपने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना था, आपने यहाँ पर वेलोसिटी लिख दिया। अब b की पावर माइनस टू है, तो ये किसके बराबर आया था, ये वाली वैल्यू इसके बराबर वन के बराबर हो गई, तो सर ये वन हो गया, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई वैल्यू भरो, c की वैल्यू जीरो है, तो माइनस थ्री इंटू जीरो हो गया इज इक्वल टू वन है ना, तो b की पावर सर वन बाई टू, a की पावर कितनी है, a तो निकालना है, तो a आ गया, a प्लस वन बाई टू सर थ्री इंटू जीरो, इसका मतलब आंसर क्या होगा जीरो ही होगा, इज इक्वल टू वन, a की पावर कितनी होगी वन माइनस वन बाई टू, वन में से आधा जाएगा तो सर वन बाई टू बचेगा, तो a और b आधा आधा है और c क्या है जीरो है, तो सर ये ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका सर क्वेश्चन आया, किस में आया है जेई में क्वेश्चन आया है, जेई 2023 में आपका क्या आया है क्वेश्चन आया है, ये उसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ये क्या उसका आपका अगला टॉपिक था। ठीक है, तो सर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो चलो अगली बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, जो डिफरेंट टाइप का होगा। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिक्स, जो मान लो क्या है वो भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। लिखो लिखो जल्दी सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका जेई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, करो जल्दी जल्दी पढ़ो इसको और करने की कोशिश करो। सर ऑप्शन तो दी नहीं, एक्चुअल में ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका क्या है ये टीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर ही निकालना है, आंसर निकाल के यहाँ पे क्या करना है पुट करना है। तो चलो पढ़ते हैं। सर क्या लिखा है, एक स्टूडेंट है लेबोरेटरी में दैट मेजर द थिकनेस ऑफ वायर, वायर की थिकनेस मेजर कर रहा है स्क्रू गेज की हेल्प से, द रीडिंग आर, ये रीडिंग दी है आपको, मान लो उसके वो परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो सर जब भी आपको क्या दियो रीडिंग्स दी हो तो परसेंटेज एरर निकालना हो, तो परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आपको मान लो मैंने करवाया पीछे भी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता था, मान लो क्या होता है सर ऊपर मान लो मीन एब्सोल्यूट क्या होता है एरर होता है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय क्या होता था मीन वैल्यू इनटू क्या होता है सर 100, इसे हम क्या कहते हैं परसेंटेज क्या कहते हैं एरर कहते हैं। तो बस ये निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन वैल्यू निकालनी है, तो मीन वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं सर, इन रीडिंग को प्लस करेंगे, पहले तो मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू क्या होती है
मान लो जिसे हम ऐसे भी लिखते थे ना, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इज इनटू क्या लिखते थे 100। तो सर एक्स बार लिख लेते हैं, एक्स बार मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है सर एवरेज, एवरेज किसकी करनी है, जो रीडिंग ली है उनकी करनी है। तो इसका मतलब सर किस किस को ऐड करना है, 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 सॉरी 19 हो गया सर, प्लस 1.20 हो गया, इन सभी को ऐड करना है। तो जितनी रीडिंग है, एवरेज का मतलब होता है जितनी रीडिंग है उनका सम करना है डिवाइड बाय उनका नंबर। तो उसे 4 से डिवाइड भी करना है। तो देखो प्लस करके तो सीधा ही प्लस कर लो, देखो 1 1 1 1 4 हो गया सर। मान लो बाकी देख लेते हैं, 22 और 23 कितना हो गया सर, 22 और 23 45, 45 और 19 54 और 64 हो गया, 64 और 20 कितना हो गया 84। तो इसका मतलब ये आ गया सर डिवाइड बाय 4 हो गया। एक्स बार तो सर इसको 1 से काटा, इसको 2 और 1, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया सर, मीन वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई, ये आ गई। तो सर मीन वैल्यू अगर ये आ गई तो परसेंटेज एरर इधर लिखते हैं। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला है, ऊपर मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, MAE मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू 1.21 आ गई इनटू क्या होता है सर 100 होता है। ठीक है, तो सर ये तो निकल गई मीन वैल्यू। अब उसके बाद सर मीन एब्सोल्यूट एरर भी तो निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मान लो आपको पता होगा कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे। तो सर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा x1 4 है तो 4 मान लो एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे, x3 डेल्टा x4। तो डेल्टा x1 किसके बराबर होता था सर, मान लो मीन वैल्यू 1.21 माइनस क्या होता था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या हो गया सर, ये हो गया 1.21 मीन वैल्यू अपॉन सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो आपका क्या हो गया ना सेकंड रीडिंग ये हो गई। उसके बाद सर मीन वैल्यू होती थी माइनस थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग क्या हो गई ये हो गई। उसके बाद सर आपका क्या होता था मीन वैल्यू माइनस फोर्थ रीडिंग, 1 पॉइंट कितना हो गया सर 20 हो गया। तो ये आपका क्या था, मान लो अगला, मान लो इसका आंसर सर माइनस 0.01 आया है ना, इसका आंसर 0.02 आया, इसका आंसर भी 0.02 आया है ना, 0.2 आया, तो इसका आंसर सर आपका आया 0.01 आया ना, ये माइनस में आया तो ये भी सर माइनस में ही आया, ये माइनस में आया। तो सर मेरे को पता है अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता था कि सर यहाँ पे मॉड लिखाना है, पॉजिटिव करके एरर को क्या करना है ऐड करना है। डेल्टा x1 हो गया, डेल्टा x2 हो गया, डेल्टा x3 हो गया, डेल्टा x4 हो गया। तो मीन का मतलब सर मान लो एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइड बाय उनका नंबर, तो डिवाइड बाय 4 हो गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर सर मान लो प्लस करना है इन सभी को, बस आगे मान लो मॉड लगाया, मॉड मतलब माइनस साइन नहीं लेना, सभी क्या लेने हैं पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव लेने हैं। तो सर 0.01 0.02 है ना, ये माइनस में था, मॉड लगाया, मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है तो इसका आंसर पॉजिटिव हो गया। ये भी मॉड लगाया तो इसका आंसर भी क्या होगा सर पॉजिटिव, इसका आंसर तो आगे पॉजिटिव है, इसका आंसर भी आपका क्या है पॉजिटिव, डिवाइड बाय क्या आपका 4। तो सर कर लो जल्दी जल्दी, कितना हो गया 1 2 3 3 3 5 6, तो इसका मतलब 0.06 हो गया, डिवाइड बाय 4 हो गया। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं 0.0, इसके पीछे 0 तो लगा ही सकते हैं, राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं होती, 15 चौके 60, तो इसका मतलब 0.015 क्या आया आंसर आया। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकल गया। अब मीन वैल्यू आपने निकाल ली है, अब उसके बाद क्या करना है सर सिंपल वैल्यू भरनी है और परसेंटेज क्या निकालना है एरर निकालना है, तो वो तो निकाल ही सकते हैं, तो जल्दी जल्दी भरो और निकालो। ठीक है, तो परसेंटेज एरर किसके बराबर है सर, मान लो इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कितना आया सर 0.0015 आया, डिवाइड बाय 1.21 आया, इनटू क्या आया सर आपका 100 आया। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को पता सर इसको मान लो पॉइंट हटा ही लेते हैं, अगर पॉइंट हटाएं तो 15 नीचे क्या आएगा 121 के साथ कितनी जीरो आएंगे सर 3, इसकी 3 जीरो लगेंगे नीचे, तो इसकी सर 2 भी लगनी है, इसकी 2 क्या लगा देते हैं ऊपर लगा देते हैं, तो बटा इनटू क्या हो गया 100 हो गया ना। पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसकी 2 जीरो ऊपर लगेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसकी 3 जीरो नीचे लगेंगे, 3 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, तो बस कट लो ना, कट कटाई करके बस आंसर किसकी टर्म में बनाना है, इसकी टर्म में। इसका मतलब सर नीचे 121 चाहिए तो इसकी सभी जीरो काटनी पड़ेंगे, तो इसकी सभी जीरो काट दो, इसकी भी जीरो कट गई, इसकी भी जीरो कट गई, तो इसका मतलब सर आंसर क्या आया 150/121। तो ये आपका क्या आया परसेंटेज एरर आया। तो आपको पूछा क्या है, आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा कि ऊपर वैल्यू क्या चाहिए, ऊपर वैल्यू क्या आई है सर 150, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 150 हो गया। ठीक है, तो ये